नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। आज बात होगी महाराष्ट्र की सियासत पर, चूंकि कुछ सीटों के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो गया है, जिसको लेकर अब रणनीति सबकी बदली हुई नजर आ रही है। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। जी हां, बात महाराष्ट्र की राजनीति की, क्योंकि अब जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो लगभग तमाम पार्टियों की तरफ से साफ हो गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या हरियाणा चुनाव से पहले भी जिस तरह से सीट शेयरिंग हुई थी, बीजेपी में भी कुछ चेहरे जो है नाराज हुए थे, वो नाराजगी महाराष्ट्र में भी नजर आ रही है। कौन से वो चेहरे हैं जो नाराज हुए हैं, कौन से वो नए नाम है जो सामने आए, और खास करके जिशान सिद्दीकी जिनका जिक्र बार बार हो रहा है, उन्होंने अजीत पवार गुट को थाम लिया है और साथ ही साथ वो बांद्रा से चुनाव लड़ने वाले हैं। तो बात आज महाराष्ट्र की राजनीति की। जिशान सिद्दीकी का नाम इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बाबा सिद्दीकी, जिनकी कुछ दिन पहले ही लॉरेंस बिश्नोई की ओर से हत्या की गई, जिसका जिम्मा लॉरेंस बिश्नोई की ओर से लिया गया, और वो इसी साल 8 फरवरी को उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा और 10 फरवरी को उन्होंने अजीत पवार की एनसीपी में वो शामिल हुए, उसका दामन थामा। लेकिन बड़ा सवाल इसलिए खड़ा हो गया क्योंकि जिशान सिद्दीकी जिस सीट से 2019 में चुनाव जीते थे कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि वो फिलहाल कांग्रेस से विधायक थे, उस सीट को जब महाविकास आघाड़ी गठबंधन हुआ तो वो सीट कांग्रेस की ओर से उद्धव ठाकरे के पास चली गई और उद्धव ठाकरे की ओर से उस पर अपना उम्मीदवार उतार दिया गया। ऐसे में जाहिर है कि क्लियर हो जाता है कि वो सीट अब जिशान सिद्दीकी के लिए नहीं थी। ऐसे में जब वो अजीत पवार की पार्टी में शामिल हुए हैं तो वही सीट बांद्रा पूर्वी उनको एक बार फिर से सीट से उतारा गया है। वो नामांकन भरेंगे और उन्होंने इस बात की उम्मीद जताई है कि वो फिर से वहां पर एक बार चुनाव जीतेंगे, और उन्होंने इसके लिए आभार प्रकट किया कि ऐसे मुश्किल वक्त में अजीत पवार ने मुझ पर भरोसा जताया, मुझे पार्टी में शामिल किया, तो मैं इसका आभारी रहूंगा और उम्मीद करता हूं कि एक बार फिर से वहां की जनता मुझे समर्थन देगी और मैं चुनाव जीतूंगा। बिल्कुल। और इसी के साथ अगर आप महाविकास आघाड़ी की बात करें और शरद पवार की बात करें तो देखिए, शरद पवार यूं ही राजनीति के चाणक्य नहीं कहे जाते हैं। उनके लिए बहुत सारी चीजें बहुत ही क्लियर होती हैं, और इस बार ये कहा गया कि जो शरद पवार है वो कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। मतलब देखिए, अभी बात बराबरी पर आ रही है। अगर आप महाविकास आघाड़ी की बात करें तो 288 में से लगभग 255 सीटों पर तमाम चीजें क्लियर है। 85 कांग्रेस, 85 उद्धव गुट की जो शिवसेना है, और 85 जो शरद पवार जो एनसीपी है। अब इसके बाद जो बाकी सीट है उस पर किसको कितना सीट मिलेगा, क्योंकि लगातार एक्टिव समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव भी रहे हैं, और आपने देखा है कि कांग्रेस ने किस तरह से यूपी में उनके चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने की कर दी है। तो वहां पर क्या भूमिका रहने वाली है ये भी देखना अहम होगा। लेकिन इन सब के बीच महाराष्ट्र का चुनाव हर लिहाज से इस बार अलग है, इसलिए क्योंकि आप देखिए, एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ कांग्रेस है, लेकिन जो एनसीपी और जो शिवसेना एक थी, मतलब कि एक एक पार्टी थी, वो अब दो गुटों में बढ़ चुकी है और दोनों ही गुट दोनों तरफ हैं। तो ऐसे में इस बार के चुनाव में ये भी क्लियर हो जाएगा कि आखिर जनता के लिए असली शिवसेना कौन है, जनता के लिए असली एनसीपी कौन है। क्योंकि अगर आप चुनाव चिन्ह की बात करें वो तो मिल गया है जरूर, इधर अगर उद्धव गुट की बात करें आप तो उनको नहीं मिला, शिंदे गुट को मिला। अगर आप एनसीपी की बात करें तो अजीत पवार के गुट को मिला। लेकिन असली शिवसेना और असली एनसीपी का फैसला भी इस चुनाव के बाद जनता बिल्कुल क्लियर कर देगी। अब देखिए, अगर आप ठाकरे परिवार की बात करें तो निश्चित तौर पर हर कोई जानता है, बाला साहेब ठाकरे का जिक्र होता है तो उनके साथ ही एक शब्द जुड़ता है, हिंदू हृदय सम्राट। तो जो छवि रही है ठाकरे परिवार की, खासकर आप कह लीजिए कि शिवसेना जो उस वक्त की हुआ करती थी उसकी छवि बहुत अलग थी। अब जब कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई, कांग्रेस के साथ मिलकर उद्धव ठाकरे आगे बढ़े, तो वो परसेप्शन थोड़ा बदल गया। लेकिन इस बीच अगर आप ठाकरे परिवार की बात करें तो इस बार एक बदली हुई तस्वीर नजर आई है। वो बदली हुई तस्वीर ये है कि एमएनएस जो राज ठाकरे की पार्टी है, वो जाहिर है कि उनके भाई हैं उद्धव ठाकरे के, उनकी ओर से इस बार अपने बेटे को चुनावी मैदान में उतारा गया है। और बड़ी बात यह है कि आपको याद होगा कि 2019 में जब उद्धव गुट की ओर से उद्धव ठाकरे के खुद के बेटे आदित्य ठाकरे जब मैदान में उतरे थे तो एमएनएस की ओर से उनके सामने कोई भी कैंडिडेट मैदान में नहीं उतारा गया था। लेकिन इस बार जो है वो उद्धव गुट जो है शिवसेना, उनकी ओर से राज ठाकरे के बेटे के सामने कैंडिडेट को उतार दिया गया है। तो ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या यहाँ ठाकरे वर्सेस ठाकरे होने जा रहा है। ऐसे में हालांकि संजय राउत की ओर से ये बयान सामने आता है, वो कहते हैं कि सीटों का ऐलान जरूर हो गया है लेकिन कुछ सीटों पर गलतियां हुई हैं, वहां पर कुछ चेंजेस की संभावना नजर आती है। तो अब इस बात पर भी नजर रहेगी कि क्या राज ठाकरे के बेटे के सामने जो कैंडिडेट उतारा गया है, क्या वहां से उसको वापस लिया जाएगा,
इस पर भी नजर रहेगी। अच्छा देखिए, एक सीट जिसका जिक्र बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है और वो बहुत ज्यादा अभी से चर्चा में है, जबकि अभी तो बहुत सारी चीजें होनी है। और बारामती सीट जो है महाराष्ट्र की, उसकी उसका जिक्र बार बार इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर डिप्टी सीएम अजीत पवार और उनके भतीजे जो युगेंद्र पवार है, उनके बीच सीधा मुकाबला होने वाला है। और आपको याद हो तो यहाँ 4 महीने पहले ही लोकसभा चुनाव में नंद भाभी के बीच भी राजनीतिक टकराव हुआ था। अजीत की पत्नी सुनेत्रा पवार को उनकी नंद यानी कि सुप्रिया सुले ने सीधे मुकाबले में हरा दिया था। तो इस बार क्या रहेगा, क्योंकि एक बार फिर से जो पवार परिवार की लड़ाई है वो सामने नजर आएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप अजीत पवार को देखें और शरद पवार को देखें, शरद पवार बहुत बड़ा चेहरा है और अजीत पवार ने लगभग हमेशा हर मंच से ये क्लियर किया है। लेकिन अब क्योंकि राजनीतिक जो आप कह सकते हैं आपकी दशा और दिशा दोनों के लिए बदल चुकी है, तो ऐसे में आने वाले समय में कौन किसके लिए कितना लाभकारी होगा ये भी देखना अहम है। और क्योंकि अगर आप बयानों को सुने और उस पर ध्यान दें तो पिछले कुछ दिनों से लगातार ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि शायद एन मोमेंट पर अजीत पवार जो है वो वापसी कर ले। लेकिन अजीत पवार ने कहा कि ये सारी चीजें अटकलें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और उन्होंने मुख्यमंत्री बनने तक की बात को इनकार किया था। उन्होंने कहा कि अभी पार्टी इस पर विचार करेगी और बहुत सारी चीजें। तो आने वाले समय में महाराष्ट्र की राजनीति में ये तय है कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा में जिस तरह से चुनाव के नतीजे रहे हैं, ऐसे में बीजेपी के लिए बहुत सारी चीजों पर काम करने के बाद जमीनी स्तर पर इसका रिजल्ट दिखना वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और कांग्रेस के लिए कमबैक करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो हर पार्टी के लिए यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पर देखिए हर पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन कांग्रेस पार्टी आपने देखा होगा कि चुनाव कहीं भी हो अपने खिसकते हुए नजर आते हैं। बांदापुर सीट की हम लगातार जिक्र इसलिए कर रहे हैं, जिशान सिद्दीकी का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो पहली लिस्ट जारी की गई कांग्रेस की ओर से, वहां पूर्वी बांद्रा सीट के लिए जिशान सिद्दीकी का नाम उस लिस्ट में नहीं था। और यहीं से ये तय हो जाता है कि वो सीट जो है जब सहयोगी के खाते में चली जाती है तो वहां से सिद्दीकी का साफ तौर पर यह कहना था कि संपर्क में तो कई थे महाविकास अघाड़ी के नेता, लेकिन कहीं ना कहीं धोखे की कोशिश थी, जो कि समय रहते मैंने उसको समझा जाना। और उसके बाद जब संपर्क जो है वो अजीत पवार के साथ उनका हुआ, एनसीपी में उन्होंने शामिल होने का जिक्र किया, तो निश्चित तौर पर वो न सिर्फ शामिल हुए बल्कि उनके शामिल होने के साथ ही उनको जो है वही सीट दोबारा वहां से टिकट दिया गया, वहां से भरोसा जताया गया जहां से उन्होंने 2019 का चुनाव जीता था। बांद्रापुर सीट इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, जिशान सिद्दीकी हाल ही में उनके पिता की हत्या हुई है और वो पहले कांग्रेस पार्टी में एक लंबा समय उन्होंने गुजारा, उसके बाद उन्होंने इसी साल जो है वो एनसीपी का दामन थामा। ऐसे में बेटे ने फिर से एनसीपी का हाथ थामा है कांग्रेस को छोड़कर। तो एन वक्त पर आप सोचिए कि आपकी पार्टी का एक विधायक आपकी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है, इसका भी खामियाजा कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए हो सकता है और एक विचारणीय विषय हो सकता है। कहीं भी आप देखिए जहां जहां इलेक्शन होता है कांग्रेस पार्टी के अपने कांग्रेस पार्टी से छिटक जाते हैं। जब सीटों की बात होती है तो यूपी में आप उपचुनाव पर देख लीजिए, 9 सीटों पर कहीं ना कहीं उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का सरेंडर ही नजर आता है जब अखिलेश यादव ये कहते हैं कि महागठबंधन के प्रत्याशी जो है वो साइकिल सिंबल पर लड़ेंगे, लेकिन दूसरी ओर जो है कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से इस तरीके की बयानबाजी होती है कि इस तरीके की जानकारी उनको नहीं है। तो इसे सरेंडर के रूप में देखा जाए या फिर मजबूरी के रूप में, या जरूरी हो गया था कि उनको लगा कि जो सीटें गाजियाबाद और खैर की आपको दी जा रही हैं उन पर आपकी जीत की संभावना बहुत ज्यादा आपको नजर नहीं आती है। हरियाणा चुनाव के बाद ये कहना गलत नहीं है कि कांग्रेस को लेकर उसके सहयोगी दलों का परसेप्शन जो है वो पूरी तरीके से बदला है। आप नेगोशिएशन, आप बार्गेनिंग की उस स्थिति में नहीं है शायद जितना हरियाणा चुनाव जीतने के बाद आप हो जाते। कंप्रोमाइज आपको करना पड़ेगा क्योंकि अजीत पवार की ओर से तो जहां लगातार ये कहा ही जा रहा है कि वो तो बीजेपी के साथ जब से आए ठीक है उनके साथ लड़ेंगे। हालांकि अब लोकसभा चुनाव जब हुए तो उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं नजर आया, लेकिन शरद पवार की ओर से जरूर जो है वो धीमे शब्दों में एक लहजे में ये बता दिया गया कि कांग्रेस पार्टी जहां भी अलग लड़ती है कुछ बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है। तो यहाँ पर हालांकि 85 का अभी जो है फॉर्मूला वो तय हुआ है। बाकी सीटों को लेकर वो जो है कंप्रोमाइज कहाँ किसको कितना करना है, किन सीटों पर किसकी दावेदारी ज्यादा बनती है, कौन कहाँ अपने आप को ज्यादा आंकता है, इस पर नजर रहेगी, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो है वो समीकरण सब अपने अपने साधने की कोशिश में लगे हुए हैं। लगातार रहेगी नजर। बहुत शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।